गौतम ने एक बार फिर से सामने की बर्थ पर सोई प्रेरणा पर नजर डाली। प्रेरणा अपनी बाह पर सिर रखे बेखबर नींद में जाने क्या सपना देखकर कभी मुस्कुरा पड़ती तो कभी सिसक पड़ती। गौतम ने उठकर पहले पानी पिया, फिर प्रेरणा व उससे चिपके नीलेश को ठीक से चादर ओढ़ा दी और फिर अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। पर उसे आज नींद नहीं आ रही थी। उसने एक बार कूपे में जहाँ तक नजर जाती थी दौड़ाई। सभी यात्री लगभग सो चुके थे। गौतम को सचमुच सब कुछ सपने की ही तरह लग रहा है। जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत हो सकती है, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वह अपने जीवन से एकदम निराश हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे एक जीता जागता आदमी नहीं बल्कि एक मशीन हो। बस सुबह से शाम और शाम से रात तक लगे रहो रोबोट की तरह। गौतम प्रेरणा को देख मुस्कुरा दिया। कितने सालों बाद इस नादान को समझ में आया कि वैवाहिक जीवन और वह भी संतुष्ट वैवाहिक जीवन क्या होता है। पिछले साल की ही बात है। इसी नीलेश बेटे की पहली जन्मदिन पर खास आयोजन किया था। प्रेरणा की बेटे की चाह जो पूरी हुई थी। पुत्र की आस में एक के बाद एक 3 बेटियां पैदा हो चुकी थी। फिर भी गौतम को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उसके पास बढ़िया नौकरी तो थी ही, साथ ही वह भरपूर मेहनत भी कर रहा था ताकि पदोन्नति का कोई मौका चूकने ना पाए। दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद आदमी क्या चाहेगा? अपने घर में जाकर चैन, आराम और प्रेम, और यही गौतम को नसीब नहीं था। गौतम ने चाहा था प्रेरणा उसकी भावनाओं को कुछ तो समझे, पर उसमें तो इतनी समझ ही नहीं थी। नीलेश के जन्मदिन पर प्रेरणा के भाई भाभी भी सपरिवार पहुंचे थे। एक तो खुशी का मौका, दूसरे अपनी भतीजियों पर प्रेरणा का विशेष स्नेह। उसने जिद करके रोक लिया भाभी व बच्चियों को। भाई साहब को अपने व्यवसाय की वजह से जाना पड़ा था। गौतम चाहता था कि शाम को प्रेरणा भाभी जी व बच्चों को लेकर घूमने जाए। लखनऊ में तो शाम को घूमने में ही मज़ा आता है। किसी दिन भूल भुलैया या चिड़ियाघर देख आने का प्रोग्राम बना ले। प्रेरणा के सामने अपना प्रस्ताव भी रखा तो वह फौरन बोल पड़ी, अरे कितनी बार तो देख चुके हैं भूल भुलैया व चिड़ियाघर। भाभी व बच्चों का भी देखा हुआ है सब कुछ। भाभी मेरे पास है तो उनको आराम ही करने दो, वरना जाकर तो वह फिर वही ड्यूटी, ऑफिस और घर की देखभाल करनी है। जी भर कर बातें करनी है मुझे भाभी से। सुनकर गौतम को चुप रह जाना पड़ा था। मन तो हुआ था कि प्रेरणा से स्पष्ट पूछ ले कि तुम्हारे पास बातें है ही कौन सी जो भाभी से करनी है। बातें होंगी तो वही, भाभी इस साल कच्चे आम काफ़ी महंगे रहे, या फिर भाभी तुम्हारे कंगन 4 तोले को तो होंगे ही। सचमुच गौतम प्रेरणा की बातों से और उसकी दिनचर्या से बुरी तरह उब गया था। उसने ऐसी पत्नी की तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। प्रेरणा की सुकोमलता पर मोहित होकर वह विवाह के लिए राजी हो गया था। तब सोचा भी नहीं था कि इतनी नाजुक सी युवती घर में ऐसा कठोर अनुशासन स्थापित करेगी कि घर नाम से मन घबराने लगेगा। गौतम को उन दिनों प्रेरणा पर बेहद गुस्सा आता था, मगर वह अपनी बेटियों के सामने घर में कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने प्रेरणा को उसके हाल पर छोड़ना ही बेहतर समझा था। और प्रेरणा इतना अच्छा पति पाकर भी उसकी तरफ से बेफिक्र अपने में ही मगन थी। अंधेरे में उठकर ही ड्राइंग रूम झाड़ने फटकारने लगती और पिछले दिन के कपड़े पीट पीट कर धोने लगती। लोहे की बाल्टियों और तसलों को इतनी ज़ोर से उठाकर रखती कि घर वाले ही नहीं पड़ोसी भी जाग जाते। जैसे ही गौतम और बच्चे जागते कि प्रेरणा के आदेश निर्देश शुरू हो जाते। सुबह होते ही घर में जैसे भूचाल आ जाता। स्कूल और दफ्तर के दिन हड़बड़ाहट में काम निपटाया जाना तो समझ में आता है, पर प्रेरणा ने तो सारे दिन बराबर कर रखे थे। छुट्टी के दिन भी ना तो वह खुद चैन से बैठती,
ना बच्चों और गौतम को बैठने देती। गौतम को समझ में नहीं आता था कि प्रेरणा को आखिर किस बात की जल्दी है। इसीलिए जब कभी सीरियल के बीच में प्रेरणा खाने के लिए बुलाने लगती तो गौतम को कहना पड़ता, प्रेरणा आओ तुम भी घड़ी भर बैठ जाओ, खाना सभी संग में खा लेंगे, आज इतवार है, छुट्टी के दिन तो बैठो कम से कम मेरे पास। और जब यही बात प्रेरणा की भाभी ने कही तो गौतम अंदर तक चटक गया था। अपनी तड़प वह जज्ब नहीं कर पाया था और उसका दर्द व्यंग्य बनकर बाहर उफन पड़ा था। क्या बात कह रही है भाभी, सबके साथ बैठने, खेलने, घूमने फिरने या मिलने जुलने में जितना समय बर्बाद होगा उतने समय में इसका कितना काम हो जाएगा। कपड़े धुल जाएंगे, घर गृहस्थी के काम व्यवस्थित हो जाएंगे। इस बात की इन्हें परवाह नहीं कि इनके इस व्यवहार से हम सबके मन कितने अव्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि गौतम ने प्रेरणा को अपने पास 2 पल फुर्सत से बैठने के लिए कोई प्रयास ना किया हो। गौतम ने कई बार अपनी ही इच्छा से प्रेरणा की कभी रसोई में या ड्राइंग रूम में की सफाई में मदद करनी चाहिए थी, मगर उसको वह उसका हस्तक्षेप लगा था। क्यों ना कुछ दिनों के लिए घर चला जाए। यह विचार आते ही गौतम ने तुरंत प्रेरणा को बुलाकर अपनी इच्छा व्यक्त की, मगर उसका वही जवाब, घर चले किस लिए। प्रेरणा की भाभी ने तो भी यही प्रयास किया था। एक सुबह भाभी ने बरामदे और आंगन झाड़ बुहार दिए थे और चाय का काम संभाल लिया था, लेकिन गौतम यह देखकर शन्न रह गया था कि प्रेरणा को भाभी की लगाई झाड़ू पसंद नहीं आई थी और एक बार फिर उसने सफाई की थी। तब गौतम भाभी के सामने बेहद शर्मिंदा हुआ था। ना कहीं घुमा फिरा पाया, ना घर में ही उचित वातावरण था। जाते जाते भाभी की बेटियां ने कह ही दिया, बुआ मैंने आपका नाम रोबोट बुआ रख दिया है, आपका बस चले तो रात को भी ना सोए, चादरें ही धोती रहे। गौतम बच्चों की बातें सुन मुस्कुरा दिया था, पर मन से बड़ा परेशान था। प्रेरणा के इस आचार व्यवहार से एक भी मेहमान, पड़ोसी, खुद गौतम का कोई दोस्त या फिर बच्चों के ही दोस्त कोई भी नहीं घुस सकता था प्रेरणा के घर में। वह इतनी व्यस्त रहती कि कभी कोई भूले भटके आया भी तो उसके रूखे बर्ताव से आहत हो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। वह तो सामाजिक संबंधों के नाम पर शून्य थी। सभी उठते ही उसे हर काम जल्दी जल्दी निपटाने की हड़बड़ाहट रहती। शाम को गौतम थोड़ा सा प्रेम, जरा सी शांति पा लेने की उम्मीद में घर लौटता तो प्रेरणा अपनी व्यस्तता के बीच या तो 1 कप चाय दे जाती या फिर बाजार से कोई सामान लाने की फरमाइश कर देती और गौतम का मन खींच जाता। गौतम को एक शाम याद हो आई। उसकी वह शाम हर शाम से अलग ही थी। रोमांटिक तो नहीं, मगर गौतम को पुरसुकून लगी थी। उस शाम गौतम स्कूटर निकालकर जा ही रहा था कि बगल के क्वार्टर वाले अस्थाना जी ने उसे अचानक ही चाय का आमंत्रण दे डाला था। गौतम खिल उठा था। फौरन स्कूटर गेट पर खड़ा कर अस्थाना जी के बगीचे में लगी बेंच पर पहुंच गया। बहुत भाता है गौतम की अस्थाना जी का परिवार। 5 लोगों को सुखी संतुष्ट परिवार, पति पत्नी, 2 बेटियां और वृद्ध माँ। अस्थाना जी से मिलना यानी दुनिया भर की खबरों को जानना, 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से लेकर शिमला मिर्च के भाव तक। अगर इस बीच उनकी पत्नी या माँ भी आ जाए तो और ज़्यादा आनंद आ जाता। उस शाम गौतम बेहद उत्साहित होकर उन सब के बीच बैठा बातें कर रहा था कि प्रेरणा भी बाहर निकल आई। गौतम को अस्थाना परिवार से बातचीत करते देख एकदम विचलित हो गई और तुरंत अंदर जाकर 1 बाल्टी पानी और सिंक की झाड़ू लिए बाहर आई और जहाँ स्कूटर था वहाँ का फर्श धोने लगी। वह बगैर औपचारिकता का ध्यान रखे गौतम से बोली, यह गाड़ी यहाँ से हटा दो, सफाई करनी है। गौतम लज्जित सा उठ गया था।
अस्थाना जी के यहाँ से सीधा ही बाजार की तरफ निकल गया। बाजार से लौटकर उसने पाया कि एक भी सामान ऐसा जरूरी नहीं था कि जिसके बगैर प्रेरणा का काम रुकता। निश्चित ही उसे गौतम को अस्थाना जी के परिवार के साथ बैठना और बातचीत करना नागवार गुजरा था। उस रात गौतम बेहद परेशान हो गया था। उसे एक ही एहसास हो रहा था कि अब जिंदगी में रखा ही क्या है। दूसरे दिन सुबह प्रेरणा ने ज्यों ही हड़बड़ी मचाई, गौतम और भी पसर कर पलंग पर पड़ गया। उस दिन दफ्तर भी नहीं गया। सारा दिन उसे लगता रहा कहीं ना कहीं उसका शरीर इस तनाव की जिंदगी से प्रभावित हो रहा है, तभी तो वह प्रेरणा को लुभा नहीं पाता है। पूरा दिन पलंग पर पड़े पड़े ही निकल गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे महीनों का बीमार हो। गौतम दिन भर प्रेरणा के साथ अकेला रहा। प्रेरणा उसके पास 2-3 बार आई थी, मगर सिर्फ आदेश निर्देश देते हुए, चलो उठकर नहा लो या नाश्ता कर लो या बाजार जाओगे क्या। आखिर वह भी इंसान है, इस तरह अकेलापन कब तक भोगना होगा। प्रेरणा ने तो घर को कैद खाना बना रखा है। कोई एक भी परिचित या मित्र से व्यवहार नहीं, ना कहीं जाना ना किसी को बुलाना, बस सुबह उठते ही हाय हाय। गौतम को लगा कि अब इस घुटन भरे माहौल में जीना दुभर है। और प्रेरणा, उसे देखो तो ऐसा लगता है कि वह अपनी सारी जिंदगी जी चुकी है। ना बनना ना संवरना ना कोई शौक। गौतम ने कई बार कहा भी, प्रेरणा, महिलाओं के लिए कितनी अच्छी अच्छी पत्रिकाएं आ रही है, कुछ देर पढ़ लिया करो। घूमने फिरने का समय नहीं है तो पुस्तकों के जरिए ही जानो कि दुनिया में कहाँ क्या घटित हो रहा है। गौतम की बातें सुनकर प्रेरणा हंस दी थी। उसने मोतीचूर के लड्डू जैसा कसकर जूड़ा बनाया और कमर में पल्ला खांसकर काम में लग गई थी। उस दिन गौतम अपमान से छटपटा गया था और उसको अपना शहर, अपना गांव व अपना मकान तथा वहां रहने वाले दोस्त व रिश्तेदार बहुत याद आए थे। नौकरी की वजह से और अपने परिवार को बेहतर सुख सुविधाएं देने के लिए उसे सैकड़ों मील दूर लखनऊ आना पड़ा था। क्यों न कुछ दिनों के लिए घर चला जाए। यह विचार आते ही गौतम ने तुरंत प्रेरणा को बुलाकर अपनी इच्छा व्यक्त की, मगर उसका वही जवाब, घर चले किस लिए, वहाँ जाना यानी खर्च ही खर्च। और घर जाकर तुम छुट्टियाँ क्यों बराबर करना चाहते हो। जमा करो छुट्टियाँ ताकि रिटायरमेंट पर कैश करवाई जा सके। 4 दिनों के लिए भी जाते हैं तो मेरा घर का बजट गड़बड़ा जाता है। उसी दिन गौतम ने बगावत का पहला बिगुल फूंका था। वह अकेला ही 2 दिनों की छुट्टी लेकर घर हो आया था। वहाँ रुका तो था कुछ ही घंटे, मगर सबसे मिलकर जैसे वह एक नया जीवन पा गया था। घर से आकर गौतम बहुत खोया खोया रहने लगा। दफ्तर से लौटते ही सीधा बेडरूम में जाकर लेट जाता, चुपचाप सोचता ही रहता। अब जिंदगी में कोई आकर्षण नहीं रहा। प्रेरणा से मन की बात कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके पास इन फालतू बातों के लिए समय ही कहाँ है। छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत देख और ज़्यादा चिंता होती है कि इन्हें सही सामाजिक जीवन कैसे मिल पाएगा। एक तरह से गौतम सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनकर रह गया था, तो किसी न किसी रूप में बगावत तो होनी ही थी। धीरे धीरे गौतम को हर बात से, हर काम से चिढ़ होने लगी थी। उसका मन चुपचाप पड़े रहने का होता। वह अक्सर छुट्टी लेने लगा और गुमसुम सा पड़ा रहता, जबकि प्रेरणा अपने काम में व्यस्त रहती। प्रेरणा को गौतम का यूँ चाहे जब छुट्टी ले लेना बड़ा अखर जाता। आखिर एक दिन वह तुनक ही गई। क्या बात है, आजकल आप दफ्तर के नाम से कतराते हैं। हाँ प्रेरणा, अब किसी काम में दिल नहीं लगता है, घबराहट होती रहती है, शांति सी महसूस नहीं होती। गौतम का जवाब सुनकर प्रेरणा उसका मुंह देखती रह गई। प्रेरणा, मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया है। अब नौकरी छोड़कर गांव चलते हैं और अपनों के बीच रहेंगे। इस्तीफ़ा देने की बात सुनते ही
प्रेरणा को लगा सारा कमरा घूम रहा है। वह शून्य रह गई। उस रात वह पल भर भी सो नहीं पाई। अभी से नौकरी छोड़कर गौतम करेंगे क्या? यह सही है कि प्रेरणा ने अपनी सारी पकड़ पैसे पर लगाकर काफ़ी पूंजी जमा कर रखी है, पर अभी तो सारे काम सामने पड़े हैं। चारों बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उसका शादी ब्याह, जोड़े हुए पैसों से पेट भरेंगे या फर्ज निभाएंगे। चारों बच्चों के मासूम चेहरों की याद करते करते कब सुबह हो गई थी पता ही नहीं चला। उस सुबह गौतम घर के सन्नाटे से घबराकर उठ बैठा था। 7 बज रहे थे और प्रेरणा नीलेश को छाती से चिपकाए लेटी थी। वह प्रेरणा के करीब गया, उसका माथा छूकर देखा तो उसने आंखें खोल दी। तबीयत ठीक है ना? अभी तक सोई पड़ी हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मगर आपने इस्तीफे का निर्णय क्यों ले लिया? नौकरी छोड़कर करोगे क्या? कुछ नहीं, अब पेंशन से गुजारा करेंगे। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। प्रेरणा पति की बात सुनकर बहुत चक्की रह गई। तबीयत को हुआ क्या है? अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। अरे बीमारी है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। ज़रूरत पड़ी तो सभी शारीरिक जांच करवा लेंगे। अगर कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज भी होगा। पर यह तो कोई बात नहीं हुई कि सामने 4 मासूम बच्चों के भविष्य को अनदेखा कर हम बढ़िया नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। कुछ घंटों की माथापच्ची के बाद गौतम इस बात पर तैयार हुआ कि इस्तीफा देने का उसका निर्णय तो पक्का है, किंतु फिलहाल 3 माह पश्चात ही वह अपना इस्तीफा संस्थान को सौंपेगा। उनके इस्तीफे की टाइप की हुई प्रति जब प्रेरणा की बड़ी बेटी ने पढ़ी तो भोलेपन से पूछने लगी, मम्मी फिर हम लोग कौन से स्कूल में पढ़ेंगे? बेटी के प्रश्न ने प्रेरणा का चैन नींद सब लूट ली। वह गौतम के साथ डॉक्टर के पास गई। गौतम का पूरा चेकअप व सारे टेस्ट करवाए। मामूली ब्लड प्रेशर के अलावा सब ठीक ठाक था। प्रेरणा को भाभी की बातें याद आने लगी। भाभी एक दफ़ा उससे बोली भी थी, प्रेरणा क्षमता से ज़्यादा काम क्यों करती हो? 4 बच्चों की गृहस्थी अकेले समेटने की कोशिश में सब बिखेरने की नौबत ना आ जाए। जब तक छोटे बच्चे हैं मदद के लिए काम वाली लगा लो। कुछ सालों बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद ही अपने अधिकांश काम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे ये दिन वापस नहीं आएंगे। काम करो मगर अपने दाम्पत्य जीवन को भी महत्व दो। पैसा जोड़ने की धुन में पैसा कमाने वालों को ही उपेक्षित कर रही हो। पूरे घटनाक्रम को सोचकर प्रेरणा समझ गई कि गौतम को एकमात्र बीमारी बोरियत से उपजी घुटन ही है। असंतुष्टि ने ही गौतम को इतना हताश कर दिया है। इस कमजोरी का एकमात्र कारण अवचेतन में प्रेरणा की दिनचर्या, व्यवहार और आत्म केंद्रित स्वभाव के कारण गहरी झुंझलाहट ही है। घिसी पीटी घुटन भरी जिंदगी ने ही गौतम को उबा दिया है। और फिर प्रेरणा अपना अपराध बोध गौतम से छिपा भी नहीं पाई थी। प्रेरणा एक दिन उसकी गोद में सिर रखकर बिलख पड़ी थी। आपको कुछ नहीं हुआ है। मन से बीमारी का भ्रम बिल्कुल निकाल दो। सारी गलती मेरी है। ना मैंने खुद को समय दिया, ना ही आपको। आज से आपके कहे अनुसार सब कुछ करूँगी। जिधर बोलेंगे उधर घूमने चलेंगे। गौतम प्रेरणा को सहला रहा था, पर मानो तसल्ली उसे मिल रही थी। देर से ही सही प्रेरणा उसके करीब फिर आई तो घर में मानो त्योहार आ गया था। गौतम स्वयं को बेहद स्वस्थ महसूस करने लगा और प्रेरणा की तो जिंदगी ही बदल गई थी। गौतम के इस्तीफे देने की योजना का झटका प्रेरणा के लिए करारा साबित हुआ था। वह पति की खुशी के लिए अब हर प्रयत्न कर रही थी। गौतम इतने खुशी भरे दिनों की छुट्टियां घर में कैद होकर गुजारना नहीं चाहता था, पर प्रेरणा को घूमने फिरने से चिढ़ होने की वजह से वह चुप ही रहा। मगर जब प्रेरणा ने स्वयं ही घूमने फिरने की शुरुआत की, सबसे पहले भैया भाभी से मिलने चलने का प्रस्ताव रखा, तो गौतम को मज़ा आ गया। सब बातें सोचकर गौतम कुछ जोर से हंस दिया। तभी प्रेरणा की नींद खुल गई। गौतम को यूं जागते और जमकर हंसते देख वह चौंक गई। क्या बात है, तुम सोए नहीं?
तुम जाग गई, यह अच्छा हुआ। सुबह हो ही चली है, अगले स्टेशन पर चाय पियेंगे। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। दोनों को ही ऐसा लग रहा था मानो दोनों बरसों बाद मिल रहे हों। दोनों को एक दूसरे से कितनी सारी बातें कहनी सुननी है। गौतम मुग्ध भाव से बार बार प्रेरणा को निहार रहा था। ऐसी ही पत्नी की तो उसे कल्पना की थी। गौतम का मन हुआ वह गाड़ी में सोए सभी लोगों को जगा दे और ढिंढोरा पीट पीट कर कहे कि मुझे मेरी कल्पना की रानी मिल गई है। क्यों बार बार इस तरह मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें अपने साथ पाकर मैं अपनी खुशी जज्ब नहीं कर पा रहा हूँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ, सामीप्य और परस्पर सामंजस्य ही तो जिंदगी की व्यस्तता, एक रास्ता या घुटन को दूर करके मुस्कुराना सिखाती है। कितनी प्यारी लगती हो तुम यूँ मुस्कुराते हुए। गौतम की बात सुनकर प्रेरणा मुस्कुरा दी तो गौतम को लगा कि पूरी दुनिया खुशी से खिलखिला पड़ी है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।